नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक 1 अप्रैल से टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, अपने हाथों और मुंह को साफ रखें। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए थमा प्रचार अभियान। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर होगा मतदान। तीसरे चरण की सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां। पलक्कड़ में सत्ताधारी एलडीएफ और यूडीएफ पर तालमेल का लगाया आरोप। धारापुरम में महिलाओं के लिए डीएमके और कांग्रेस के रुख की आलोचना। तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है कोविड के टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की लोगों को दुष्प्रचार से बचने की सलाह। टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील। देश भर में 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाएं सभी राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निजी हेल्थ केयर और सरकारी अस्पतालों में कोविड बेड बढ़ाने का निर्देश। महाराष्ट्र में 23% पॉजिटिविटी रेट के साथ सर्वाधिक मामले। और अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए देश के भीतर और आसपास सुरक्षित माहौल जरूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हार्ट ऑफ एशिया वार्ता में पेश किए 3 सूत्रीय सुझाव। कहा, बदलाव की प्रक्रिया में भारत हमेशा साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है। केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए 957 उम्मीदवार, जबकि तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए कुल 4125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 324 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के पलक्कड़, तमिलनाडु के धारापुरम और पुदुचेरी में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले केरल के पलक्कड़ में रैली की। केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में प्रधानमंत्री की यह पहली रैली थी। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने वाम गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाली प्रमुख विपक्षी गठबंधन यूडीएफ पर निशाना साधा। उन्होंने इन दोनों गठबंधन के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया और कहा कि दोनों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनका काम एक ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई साल से केरल की राजनीति में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच दोस्ताना समझौता रहा है। दोनों बारी बारी से राज्य के पैसे को लूटने और जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि केरल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी केरल में सत्ता में आती है तो राज्य में विकास के लिए कदम उठाएगी। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन बतौर बीजेपी उम्मीदवार पलक्कड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। For many years, the worst kept secret of Kerala politics was the friendly agreement of UDF and LDF. Now, the first time, voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 years, one loots. 5 years, the other loots. People are seeing how UDF and LDF misled people.
केरल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी रैली की। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक और एनडीए का विकास आधारित एजेंडा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और डीएमके अपना काम बनाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर राज्य की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां की जनता सब देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के नेताओं के भाषणों में कुछ भी सकारात्मक नहीं सुनने को मिलता। वो अपने काम या विजन के बारे में बहुत ही कम बात करते हैं। वो सिर्फ दूसरों का अपमान करने का और झूठ फैलाने का काम करते हैं। तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष एल मुरुगन धारापुरम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। On one hand, NDA has our development agenda. On the other hand, the Congress and DMK have their own dynasty agenda. The speeches of their leaders have nothing positive to offer. They hardly talk about their own vision or work. All they do is demean others and spread lies. केरल और तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में भी चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार पुदुचेरी का चुनाव बेहद खास है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां अपने सिटिंग मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को ही टिकट नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार यहां हर मोर्चे पर विफल रही। यहां की सरकार सिर्फ दिल्ली में बैठे हाईकमान को खुश करने में लगी रही और यहां की जनता को विकास से अलग कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुदुचेरी में वी नारायणसामी की अगुवाई में पिछली कांग्रेस सरकार एक आपदा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए पुदुचेरी को बेस्ट बनाने के लिए काम करेगी। बेस्ट का मतलब समझाते हुए उन्होंने कहा कि पुदुचेरी को बिजनेस, एजुकेशन, स्पिरिचुअल और टूरिज्म हब बनाया जाएगा। In the long list of non-performing Congress governments over the years, the previous Puducherry government had a special place. The High Command government, Delhi High Command government of Puducherry failed on all fronts. Take any sector, education, filling of medical seats, welfare of SC, ST communities. There was loot and only loot. केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार अभियान शुरू करते हुए अलपुझा जिले के कयमकुलम में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। प्रियंका गांधी ने करुनागपल्ली के अलावा तिरुवनंतपुरम में भी जनसभा को संबोधित किया। When officers close to him are involved in the gold scam. So when the LDF government uses proxy firms to receive funds from a foreign agency in the Kerala Life Mission project scam. Tell me, how did he not know when 15 crores meant for flood relief was being stolen by members of the CPIM and put in their own accounts? पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अब घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों, बांकुरा की 8 सीटों और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। इन 30 विधानसभा सीटों के लिए 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राजनेताओं से लेकर फिल्म अभिनेता, पूर्व मंत्रियों से लेकर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और पूर्व आईपीएस अधिकारी दूसरे चरण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राज्य में 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होना है और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। इधर असम में भी दूसरे चरण के तहत 39 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा और इन सीटों के लिए 26 महिलाओं सहित कुल 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बार राज्य विधानसभा के
चुनाव में कई पत्रकार भी मैदान में हैं। तो राज्य में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें कई पत्रकार भी मैदान में हैं। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। दोनों राज्यों में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को संपन्न हो चुका है। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। इस दिन असम की 40 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन पार्टियों ने इस चरण के लिए जमकर चुनावी जनसभा और रोड शो किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम में उन्होंने रोड शो किया। इसके अलावा उन्होंने डेबरा और पंसकुरा में भी रोड शो किया। बाद में उन्होंने डायमंड हार्बर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी को हराना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि इस बार पूरा बंगाल परिवर्तन के मूड में है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज नंदीग्राम में रोड शो किया। ममता बनर्जी खुद यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों के पुलिस बल नंदीग्राम विधानसभा सीट के मतदाताओं को डरा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बाहर से लोगों को लाकर पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से खुद के जीत का दावा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। असम विधानसभा चुनाव के प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम में जनसभाएं की। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और विकास योजनाओं का लाभ सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए बीजेपी असम को सबसे बड़ा केंद्र बनाएगी। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि असम की चाय को बदनाम करने की कोशिश करने वालों का कांग्रेस ने समर्थन किया। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा असम की उपेक्षा की। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए देश देशांतर रात 8:30 पर सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर सहमति से जुड़ा है। कोई भी विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने या रोक लगाने की घोषणा करेंगे, बशर्ते राष्ट्रपति विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद जितनी जल्दी हो सके इसे पुनः सदन को पुनर्विचार के लिए वापस कर दें। सदन राष्ट्रपति के संशोधनों के सुझावों पर विचार करेंगे और यदि विधेयक राष्ट्रपति के सुझावों या उनके बगैर सदनों द्वारा फिर से पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी होगी। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण जारी किया है। इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स के ताजे संस्करण में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बहुमूल्य इनपुट को शामिल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण में पर्याप्त नए हिस्से जोड़े गए हैं जो अभिभावकों और शिक्षकों को बेहद पसंद आएंगे। पुस्तक में नए मंत्र और कई रोचक गतिविधियां हैं। ये पुस्तक परीक्षा से पहले तनावमुक्त रहने की आवश्यकता पर जोर देती है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 4 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से पेयजल आपूर्ति करके नई उपलब्धि हासिल की गई है। इसके साथ ही कुल ग्रामीण घरों
कि 38% यानी 7 करोड़ 24 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। गोवा ऐसा पहला राज्य है जहां सभी ग्रामीण घरों में नल से पीने का पानी मिल रहा है। उसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। इसके तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के क्रम में उड़ान योजना के तहत पिछले 3 दिन में 22 नए मार्गों पर परिचालन शुरू किया गया है। इनमें 6 मार्ग पूर्वोत्तर भारत में हैं। उड़ान योजना के तहत आज शिलांग से अगरतला तक की पहली सीधी उड़ान शुरू की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के अंतर्गत देश में हवाई यात्रा को किफायती और व्यापक बनाने का लक्ष्य है। इसमें देश भर में समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और हवाई यातायात के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उड़ान योजना में अब तक 347 मार्गों को शामिल किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में शांति के लिए 3 सूत्रीय सुझाव पेश किए हैं। ये सुझाव खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की शांति के लिए बने हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वार्ता में दी। ये वार्ता इस साल ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रही है। आज सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वार्ता में दिए गए अपने संबोधन में 3 सुझाव में कहा है कि अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति के लिए दोहरे शांति की जरूरत है। एक अफगानिस्तान के अंदर और दूसरी अफगानिस्तान के आसपास, मतलब अंदर और बाहर की ताकतों के हितों के बीच संतुलन अफगानिस्तान में जरूरी है। अफगानिस्तान में शांति के लिए जरूरी है कि समझौते में शामिल सभी संबंधित पक्ष पूरे विश्वास के साथ राजनीतिक समाधान के लिए काम करें। साथ ही समावेशी अफगानिस्तान की स्थापना हो ताकि सभी पक्ष इसमें अपने को शामिल समझें। सामूहिक सफलता कठिन तो है, लेकिन इसका विकल्प सिर्फ सामूहिक विफलता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हार्ट ऑफ एशिया वार्ता में कहा कि बदलाव की प्रक्रिया में भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ रहेगा। अफगानिस्तान में विकास इस बदलाव का एक प्रमुख चरण है। भारत के $3 अरब के विकास सहयोग से अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में 550 सामुदायिक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इनमें काबुल में पेयजल पहुंचाना भी शामिल है। चाबहार बंदरगाह पर ईरान और भारत के संयुक्त सहयोग से अफगानिस्तान को आर्थिक अलगाव से निकालने की कोशिश हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल 3 दिनों के दौरे पर दुशांबे में हैं। इस अवसर पर वो हार्ट ऑफ एशिया से जुड़े देशों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से मुलाकात भी कर रहे हैं। आज उन्होंने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और विकास सहयोग के बारे में चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तेबर्दी और अब्दुल अजीज कामिलोव से मिलकर आपसी और क्षेत्रीय मुद्दों पर विमर्श भी किया। I had the privilege of calling on President Rahman and discussing with him our bilateral cooperation and also the situation in Afghanistan because I think the Heart of Asia conference. We are here to also express our strong solidarity with Tajikistan in the fight against COVID-19. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में राष्ट्रपति की सर्जरी की गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति की स्थिति पर गहनता से नजर रखे हुए राष्ट्रपति की हालत अभी स्थिर है। सफल ऑपरेशन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टरों की टीम को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति की सफल बाईपास सर्जरी के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर एम्स के निदेशक से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बीते शुक्रवार सीने में तकलीफ होने के बाद सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य जांच के आगे की जांच के लिए एम्स के लिए उन्हें रेफर किया था। जांच के बाद एम्स के डॉक्टरों ने राष्ट्रपति को एक नियोजित बाईपास प्रक्रिया से गुजरने की सलाह दी थी।
देश भर में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,20,95,000 से ज्यादा हो गई। हालांकि अब तक 1,13,93,000 से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 94.19% है। पिछले 24 घंटों में 37,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। देश में फिलहाल 5,40,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 4.47% हैं। इनमें से 80% सक्रिय मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि देश गंभीर दौर का सामना कर रहा है, लेकिन हमारे अस्पताल चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। And ICU preparations, which we talked long back ago, because things were under control, have to be reminded that we have sufficient capacities in our hospitals. Our ambulance system is functional. Our ICUs are functional. Dedicated hospital setup that was instituted in this nation hugely and escalated and scaled up very rapidly must be re-energized, retested, rehearsed, so that when the load of patients will come, we are able to manage it effectively. Remember, if the cases are more, they will eventually overwhelm the system. They'll put pressure on the system. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, लेकिन इस पर तुरंत अंकुश लगाना आवश्यक है, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। उन्होंने प्रभावित राज्यों से RT-PCR टेस्ट बढ़ाने और कोविड से बचने के उपाय पर जोर देने की सलाह दी। इस बीच देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 6,11,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2,82,00,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 68,72,000 कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीका लगाया जा चुका है। इन लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी दी जाने लगी है। वहीं 81,74,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 51,88,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 89,44,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली खुराक और 37,11,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। कि आप किन जिलों में नए केसेस का सर्ज देखा जा रहा है, उन जिलों में जो एज स्पेसिफिक प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनका सैचुरेशन कवरेज हो, इस पर आप ध्यान दें। भारत में फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%, और अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। देश में कोरोना के 855 नए वेरिएंट मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 11,064 जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की गई है। इनमें यूके के 807 वेरिएंट, साउथ अफ्रीका के 47 वेरिएंट और एक ब्राजीलियन वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का डबल म्यूटेशन किसी खास क्षेत्र में नहीं दिखा है। ऐसे में कोरोना के प्रसार पर इसका कोई असर नहीं है। That is what the lay people are getting confused with. They are not significant as far as India is concerned, and their relationship with increased severity or transmissibility has not been established in the Indian context.
विश्व की करीब 25 से अधिक सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुखों ने महामारी की तैयारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महामारी समझौते से जुड़े विचार पर सहमति दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से दुनिया सबक ले, इससे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा होगी। This powerful idea of a treaty rooted in WHO has resulted in the joint statement issued today and published in major newspapers around the world and in multiple languages, which has been signed so far by 25 heads of state and heads of government. They represent a diversity of countries from north and south, east and west. WHO के महानिदेशक ने कहा कि कोविड-19 ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रिस्पांस सिस्टम की कमियों को उजागर किया है। इसने बता दिया है कि बेसिक पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर में सुधार की कितनी आवश्यकता है। We must act boldly. Without an internationally coordinated, all of government, all of society, one health approach to pandemic preparedness and response, we remain vulnerable. It has shown how much we need a universal commitment to basic public health principles. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने कोविड-19 की व्यापकता का पता लगाने के लिए सीवेज और एयर सर्विलांस सिस्टम के बारे में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के समक्ष आज प्रस्तुतिकरण दिया। कोविड-19 की व्यापकता का पता लगाने से जुड़ी इस प्रणाली को संसद में लगाने का सुझाव है। सीवेज निगरानी प्रणाली एक आबादी में संक्रमित लोगों की संख्या का गुणात्मक साथ ही मात्रात्मक अनुमान लगाने में मदद करती है और कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब बड़े पैमाने पर परीक्षण संभव नहीं है, ये वास्तविक समय में बड़ी आबादी में बीमारी के प्रसार की व्यापक निगरानी करने का एक उपाय है। उन्होंने वायरल कणों और संभावित संक्रामक खतरे की निगरानी के लिए एयर सैंपलिंग सिस्टम स्थापित करने का भी सुझाव दिया। डॉक्टर शेखर सी मांडे ने उपराष्ट्रपति को CSIR की विभिन्न प्रयोगशालाओं की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों को उनके काम के लिए बधाई दी और आश्वासन दिया कि वो लोकसभा अध्यक्ष और सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज राजस्थान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाया गया। क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि प्रकृति और लोक जीवन की बहुरंगी शोभा से युक्त राजस्थान के लोगों ने उल्लास और अतिथि सत्कार की परंपरा को संजोया है। वीर गाथाओं की इस भूमि ने अनेक सफल उद्यमियों को भी जन्म दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की शौर्य परंपरा ने देश के इतिहास को समृद्ध किया। यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति, वास्तु वैभव देश की सांस्कृतिक विरासत को गौरवशाली बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि अपनी समृद्ध संस्कृति और वैभवशाली विरासत के लिए विख्यात राजस्थान को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर, जिसमें आज अब बात हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक 1 अप्रैल से टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों और मुंह को साफ रखें। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।